गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अश्विन उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए डेली डोज ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब के आज के सेशन यानी कि डोज नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि यूट्यूब पर हमारी इंग्लिश की एक प्रैक्टिस सीरीज है जिसके हर एक सेशन में हम 10 मिसलीनियस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करते हैं, कुछ इंग्लिश ग्रामर से और कुछ वोकैबलरी से। ये सभी क्वेश्चंस स्टैंडर्ड होते हैं और लेटेस्ट में पूछे गए एग्जाम्स में से लिए गए होते हैं। अगर आप इस सीरीज को रेगुलर अटेंड करते रहेंगे, एक लंबे समय तक आप अगर इसको अपना शेड्यूल बना लेंगे, तो आई गारंटी यू कि आपका इंग्लिश का जो लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एग्जाम्स में सच में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे सकेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में अभी हम जिन 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं उन सभी को पीडीएफ फॉर्मेट में ऑलरेडी जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से इन पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से है, पढ़िए। दे फिर स्पेस है इन दिस सिटी फॉर अबाउट 10 ईयर्स। कुछ यही कहा जा रहा है कि ये लोग इस शहर में इतने समय से रह रहे हैं। अबाउट 10 ईयर्स का मतलब हो जाएगा लगभग 10 सालों से रह रहे हैं, और अगर रह चुके हैं तो लगभग 10 साल रह चुके हैं, ऐसा ही कोई सेंस आएगा। बिफोर दे मूव्ड टू द कंट्री साइड, सारी सिचुएशन यहां से पलट गई है। बिफोर दे मूव्ड टू द कंट्री साइड, मूव्ड पास्ट में है इससे, और कंट्री साइड का मतलब है गांव। मूव्ड यानी कि वो गांव चले गए, पास्ट में वो भी, यानी कि उससे पहले के पास्ट में वो यहाँ पर रहे। अब ऐसे समझिए कि कोई बंदा जो है पिछले साल दुबई से हिंदुस्तान लौट आया और उससे पहले वो 20 साल तक दुबई में रहा। तो पिछले साल जब वो लौटा तो पास्ट में ही लौटा, और उससे पहले 15 साल तक दुबई में रहा तो पास्ट इन द पास्ट हुआ ना। तो ये सिचुएशन जो है, पहली बात प्रेजेंट की है ही नहीं। ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि वो लोग इस शहर में लगभग 10 साल तक रहे, फिर पिछले साल जो है वो देश गांव की तरफ चले गए। मतलब गांव वापस लौटने से पहले वो लगभग 10 साल तक इस शहर में रहे। तो कोई चांस नहीं बनता कि आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ जाएं, सच में कोई चांस नहीं बनता। ये पढ़ाया जरूर जाता है कि जब सिंस या फिर फॉर के साथ टाइम दिया हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करिए, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये भी तो दिखाता है कि ये काम अभी भी हो रहा है। ये काम अभी भी हो रहा है। जैसे कि सुबह के 9 बज गए लेकिन अतुल अभी तक सो रहा है, लेकिन यहाँ तो वो अब तो गांव चले गए, वो गांव जाने से पहले रहे। ये सेंटेंस आपको भेजना चाहिए सर पास्ट इन द पास्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट में। कहाँ भेजना चाहिए बंधुवर? पास्ट इन द पास्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट में आपको इसको भेजना चाहिए। फाइन, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 इस एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है, पढ़िए। मोहित टोल्ड हिज फादर दैट। दैट के आने का मतलब है कि कंजंक्शन आ गया, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में है। और अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में हैं तो आपको डायरेक्ट में लौटना होता है, लौटना होता है। ही कुड नॉट ना, अब ये कुड नॉट कैन नॉट में तब्दील हो जाएगा। वो ऑप्शन देखिए जहां पर कैन नॉट किया गया, इसको काट दीजिए, ये नहीं हो जाएगा। मोहित टोल्ड हिज फादर दैट ही कुड नॉट सॉल्व दैट सम एज इट वाज वेरी डिफिकल्ट। कौन नहीं सॉल्व कर पाया? मोहित ही सॉल्व नहीं कर पाया ना। और कोई भी बंदा अपने आप को डायरेक्ट स्पीच में क्या बोलेगा? आई बोलेगा। काटिए इस यू को, काटिए इसको। आई कैन नॉट हो जाएगा, आई कैन नॉट हो जाएगा। दैट को दिस करना होता है, ये दैट था ना, इसको भी क्या करना होता है? दिस करना होता है। सब कुछ देखते हुए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी सब गलत। ये यू पे गलत, ये कुड नॉट पे गलत, ये दैट पे गलत है ना। हम छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर लेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। नंबर 3 पे आ जाइए। स्ट्राइडेंट, इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है? इस वर्ड का मतलब होता है एक ऐसी आवाज जो कान फोड़ू हो, जो बहुत ही कर्कश हो, बहुत तेज हो और बहुत चुभ रही हो एक तरीके से। और जब मैंने आपसे कहा कान फोड़ू हो, तो एक वर्ड होता है रॉकस, RAUCOUS। एक वर्ड होता है कैकोफोनस,
राइट। आवाज, वो साउंड जो बहुत ही चुभ रहा हो, आपको तकलीफ दे रहा हो, कहीं से भी जो है वो सुरीला ना हो, बट आपको तो ऑपोजिट चाहिए ना, आपको ये पियर्सिंग जो आप देख रहे हैं ये इसका सिनोनिम है। एंटोनिम चाहिए ना, मेलोडियस हो जाएगा। मेलोडियस मतलब अच्छी धुन, जिसे आप मेलीफ्लुअस भी कह सकते हैं, स्वीट बोल सकते हैं, राइट। अच्छी आवाज, मधुर जिसको कह सकते हैं। बाकी सारे वर्ड्स तो सिंपल है, कॉन्फिडेंट, पॉपुलर, ये सब। आगे बढ़ते हैं। पुल द प्लग। पुल का क्या मतलब होता है? खींचना। देखिए बहुत सारे डोर्स पे लिखा रहता है, एक जगह एक तरफ पुश लिखा रहेगा, एक तरफ पुल लिखा रहेगा। पुश का मतलब है आपको धक्का देना, और पुल का मतलब है अपनी ओर खींचना। आप अगर प्लग को खींच लेंगे तो जो मिक्सर चल रहा है, जो फैन चल रहा है, वो बंद हो जाएगा ना। या मिक्सर और फैन के चलने का मतलब है कि वो एक्टिविटी जो रनिंग स्टेट में है, अगर प्लग को पुल कर लेंगे तो वो एक्टिविटी वहीं पर रुक जाएगी। सो व्हेन यू स्टॉप एन एक्टिविटी इट मींस टू पुल द प्लग, राइट। टू डिसकंटिन्यू अ टास्क, किसी काम को रोक देना। प्लग को पुल करने का यही मतलब है, जो भी काम चल रहा है उसको वहीं पर रोक देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, जो कि स्पॉटिंग एरर से है। माई डॉटर सब्जेक्ट हो गया, पार्टिसिपेट वर्ब हो गई। इन द डांस कॉम्पिटिशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर बाय द लॉयंस क्लब। एक लॉयंस क्लब है, उसके द्वारा हर साल डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें मेरी बेटी पार्टिसिपेट करती है। क्या कहा मैंने? ये प्रोग्राम, ये डांस कंपटीशन हर साल होता है, लॉयंस क्लब इसे ऑर्गेनाइज करता है और मेरी बेटी उसमें पार्टिसिपेट करती है से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ना। क्या हो गया सर? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ता है, ती है, ते है। और वहां रूल है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर से कोई सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आता है, शी आता है, इट आता है, और सभी सिंगुलर नाउन्स आते हैं, राइट। अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तब अफर्मेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस भी तो लगेगा। ही गोज टू स्कूल, she writes beautifully, it rains every now and then, Ravi works hard। ऐसे ही माई डॉटर पार्टिसिपेट्स होना चाहिए। जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो मेन वर्ब में एस लगेगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है इधर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक से है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का ये भी क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम 2025 से है। अमंग द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जिनको चुना गया था आगे की स्टेजेस के लिए, शी प्रेजेंटेड द मोस्ट कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट। देखिए क्या लिखा है? अमंग लिखा। अमंग साफ साफ दिखाता है कि दो से ज्यादा की बात है, प्लस ये भी दिखाता है कि अमंग के साथ आपको सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करना चाहिए। आप याद कर लीजिए कि अमंग वर्ड हो या अमंगस्ट हो, अगर इनके साथ एडजेक्टिव आया तो वो एडजेक्टिव हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से होगा, विच मीन्स कि मच तो लगेगा नहीं, मोस्ट लगेगा। यही सुपरलेटिव डिग्री में आता है। मोस्ट कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट या मोस्ट कंपेल्ड आर्ग्यूमेंट, ध्यान से देखिएगा, कंपेलिंग होगा, मोस्ट कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट। कंपेल्ड तो कोई बंदा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट का मतलब है कोई तर्क, एक ऐसा तर्क जिसको जरूर माना जाए। और मोस्ट कंपेल्ड पर्सन हो सकता है, मतलब एक ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा बाध्य है एक तरीके से। ऐसे समझो ना कि जैसे कोई कोई स्टोरी है, कोई स्टोरी है तो वो बड़ी अच्छी है, तो वो इंटरेस्टिंग स्टोरी बोली जाएगी ना। और आप पाठक हैं, रीडर हैं, तो आप उस स्टोरी को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड हैं, बट वो स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है ना। वैसे ही आर्ग्यूमेंट तो इंटरेस्टिंग होगा ना, या कंपेलिंग होगा एक तरीके से। कंपेल्ड तो कोई बंदा हो सकता है ना, आर्ग्यूमेंट को सुन करके जज कंपेल हो सकता है कि यार मुझे ये फैसला देना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव से है। ये देखिए जो मैं आपको पीछे पढ़ा रहा था, देखिए लिखा हुआ
अ कंपेलिंग नॉवेल, नॉवेल की प्रॉपर्टी कंपेलिंग। रोट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राइट, रोट और रिटन। V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, जिसका पैसिव बनता है ऐसे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। ढूंढिए कहां पर है वॉज वर्ब प्लस V3, कहां पर वॉज रिटन, क्योंकि आ कंपेलिंग नॉवेल सिंगुलर है ना, तो आ कंपेलिंग नॉवेल वॉज रिटन। ढूंढिए, ये देखिए मिला आपको, ये देखिए मिला। अ कंपेलिंग नॉवेल हैज बीन रिटन नहीं होगा, अ कंपेलिंग नॉवेल वॉज राइटिंग नहीं होगा, अ कंपेलिंग नॉवेल वॉज रिटन हो गया। बाय द रीडर, बाय द ऑथर, रीडर लिखेगा कि ऑथर लिखेगा, सब्जेक्ट तो ऑथर है ना, बाय द ऑथर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। मैं जैसे करता हूं ना सर, ऐसे ही आपको भी करना होता है, इसीलिए मैं यही तरीके आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं वर्ब पे हमला करता हूँ, नरेशन और एक्टिव पैसिव में, आपको भी यही करना होता है। फिर छोटी छोटी चीजों को देखना है, फटाफट एलिमिनेट करना होता है ऑप्शंस को। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। आपको इंसेसेंट वर्ड का सिनोनिम बताना है, सिलेक्शन पोस्ट में ये भी आया हुआ है। इंसेसेंट ये खास तौर पे बारिश के लिए इस्तेमाल होता है, और हिंदी में एक शब्द होता है मूसलाधार। मूसलाधार का मतलब है लगातार होने वाली बारिश, जिसको जिसको अनस्टॉपिंग बोलते हैं, जो लगातार है, जो रुक नहीं रहा, जो चलता ही चला जा रहा है, राइट। आप कहने को तो इसे परपिचुअल भी कह सकते हैं, लेकिन ये खास तौर पे बारिश के लिए इस्तेमाल होता है। सो रेन फॉल विदाउट स्टॉपिंग फॉर अ मिनट, उसको कहते हैं। तो सिनोनिम ही चाहिए तो कंटिन्यूअस कर दीजिए। रिपीटेटिव का मतलब है जो बार बार हो, फ्रीक्वेंट भी जो बार बार हो, इसमें गैप आ जाएगा तो ये नहीं हो पाएंगे। ये कई बार तो इनके इसके एंटोनिम हो सकते हैं। कंटिन्यूअस मतलब जो लगातार हो। रिकरिंग का मतलब भी होता है बार बार, रिकरिंग से री प्लस अकर से बनता है, वो घटना जो बार बार घटे वो रिकरिंग हो सकती है। तो ये ए बी और डी, ए बी एंड डी एक दूसरे के सिनोनिम है, सी इंसेसेंट का सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, जो कि आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी तक सेशन को देख रहे हैं, यानी आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है, और फिर एक छोटा सा थैंक यू सर का कमेंट भी बनता है, कर दीजिएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में है, एन इंटरजेक्टेड सीन दैट टेक्स द नरेटिव बैक इन टाइम फ्रॉम द करेंट पॉइंट इन अ स्टोरी। आप एक स्टोरी को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, पढ़ते पढ़ते एक ऐसा मौका आया कि आप फ्लैश बैक में चले गए, पीछे चले गए, यानी कि पास्ट में चले गए। तो उस टाइम पे चले जाना, अभी से पीछे चले जाना, इसको क्या कहते हैं? लिटररी टेक्निक वेयर अ नरेटिव इज शिफ्टेड फ्रॉम प्रेजेंट टू द पास्ट, पास्ट फ्लैश बैक में लेके जाना। एग्जैक्टली उसको फ्लैश बैक बोलने में कहते हैं, लेकिन उसको इन लिटरेचर, इन राइटिंग एनालिप्सिस बोलते हैं, राइट। पीछे की तरफ फ्लैश बैक में जाना, उसे एनालिप्सिस ही कहा जाता है। फोर शैडो आगे का बता देना। कीप वंस नोज टू द ग्राइंड स्टोन, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस पे बेस्ड क्वेश्चन है, आज की क्लास का 10th और लास्ट क्वेश्चन है। नोज, जब आप किसी काम को पूरे मन से करते हैं तो आप लगातार अपनी आंखों को उसी टारगेट पे देखते हैं, और आंखों के बीच में नाक होती है, नाक से डायरेक्शन सेट होता है सर। नाक की सीध में आपसे कहा जाता, देखिए नाक की सीध में देखिए, मतलब when somebody keeps his nose to the grindstone, उसका यही मतलब है कि वो जिस काम को कर रहा है वो उसी काम को करेगा। आप ग्राइंडस्टोन को चक्की जानते हैं, आटा चक्की, उसमें जो पत्थर होते हैं, बीच में स्टोन के पीसेस लगे होते हैं गोल गोल, जिसपे अनाज ऊपर नीचे से पड़ता है, और फिर वो पिसता है। या घरों में जो चक्की होती है, जिसको कुछ औरतें आती हैं और उसे वो उसके दांत सही कर देती हैं। तो इन सब काम को करते समय आप औजार हथियार लेते हैं, और लगातार आप अपनी आंखों से उसी को देखते रहते हैं, और नाक भी वही होती है, नाक की सीध में लगातार आप नाक की सीध में लगातार आप
देखते रहते हैं और काम करते रहते हैं। ध्यान से देखिए ना सर, इस इमेज को देखिए, मतलब इसका मतलब है व्हेन यू आर फोकस्ड इन योर जॉब, जब आप अपने काम को पूरे मन से, लगन से कर रहे हैं। टू स्टे फोकस्ड एंड वर्क टायरलेसली, मतलब पूरी लगन से काम करना, पूरी मेहनत से काम करना, दाएं-बाएं बिल्कुल भी ना होना। ये थी आज की डेली डोज ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब का डोज नंबर 10। आई होप आप सभी को ज़रूर समझ में आया होगा। एंड में मैं फिर से आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लासेस का पीडीएफ आपको मिल सके और आगे की क्लासेस का शेड्यूल भी मिल सके। आज की क्लास का पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक और सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन।